चलिए भाई, तो ब्रेक मिला है आप लोगों को। उम्मीद है आपकी सारी शंकाएं शांत हो गई होंगी, पानी वानी पी लिए होंगे। बाकी तो सुबह का समय है, और तो क्या ही लोग। आज नींद बहुत आ रही है यार मुझे, है? तुम लोग को तो रोज ही आती है, आज मुझे कुछ ज्यादा ही आ रही है। हाँ, इधर बात करना, उधर क्या बात कर रहा है? हाँ, केवल रात भर सर सोए नहीं है। और हम कल शाम के 4 बजे से सो रहे, इतना सोए कि सोते सोते थक गए और फिर थक के सो गए। चलिए भाई, बैठ जाइए। कहाँ तक पहुंचे थे? आरी का नामकरण हो गया था। क्या नाम रखा? इकॉर्वन और हिंद 2, 2 नाम तो याद ही रखने हैं। तो नामकरण में जो पहला लेटर है उसमें बोला गया कि वो स्रोत जीव के जीनस को प्रदर्शित करता है जहां से वो एंजाइम पहली बार खोजा गया था। और दूसरा और तीसरा जो अक्षर है यानी लेटर है वो स्रोत जीव की प्रजाति को प्रदर्शित करता है। फिर चौथा जो लेटर है वो उसके स्ट्रेन को प्रदर्शित करता है। और 5वां जो लेटर है वो उस क्रमांक संख्या को प्रदर्शित करता है जिस क्रमांक पर वो एंजाइम खोजा गया था। ठीक है, और उसे रोमन नंबर से प्रदर्शित किया जाता है, उस क्रम को, उस सीक्वेंस को। यही हमने देखा था। अब आते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, कौन सी साइट? रेस्ट्रिक्शन साइट। इसको और क्या कहा जाता है? रिकॉग्निशन साइट। और क्या कहा जाता है? क्लोनिंग साइट। जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है या जो रिकॉग्निशन साइट होती है उसके भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो हेडिंग डालो, रेस्ट्रिक्शन साइट एवं उसके लक्षण। रेस्ट्रिक्शन साइट एवं उसके लक्षण। रेस्ट्रिक्शन साइट एवं उसके लक्षण। ठीक है, जैसे मैं एक रेस्ट्रिक्शन साइट की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन साइट है जिसका सीक्वेंस है GAATTC। और ये रेस्ट्रिक्शन साइट किसके लिए है? ये किसका रेस्ट्रिक्शन साइट है? इकॉर्वन का। डीएनए की संरचना में जहां जहां ये क्रम मिलेगा वहां वहां ये आरई एंजाइम डीएनए को क्या करेगा? काटेगा। जैसे मान लो एक डीएनए है और ये वाला जो क्रम है, ये खास क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगहों पर मिला। इतनी जगहों पर ये क्रम मिला, तो इतनी जगह पर ये डीएनए को क्या करेगा? तो पहली बात की जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है
वो बेस पेयर का एक क्रम होता है और उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 4 से 6 बेस पेयर। कितने बेस पेयर? 4 से 6 बेस पेयर। जैसे यहां देखो ये कितने बेस पेयर का है? 4 से 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट। तो पहला लक्षण यही है कि रेस्ट्रिक्शन साइट 4 से 6 बेस पेयर का एक क्रम होता है। अब इस क्रम को देखो तो यहां पे 5 डैश यानी डीएनए स्ट्रैंड का 5वां छोर और तीसरा छोर, और फिर इधर 5वां छोर और ये तीसरा छोर। अगर हम किसी भी तरफ से इसको पढ़ेंगे, जैसे मान लो 5वें छोर से पढ़ना शुरू किया, GAATTC, तो दूसरे में भी क्या मिलेगा? GAATTC, यानी आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, पढ़ने में ये क्या आते हैं? समान आते हैं। ऐसे क्रम को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ऐसे कई अक्षर, आप ऐसे कई शब्द आपने पढ़े होंगे जिनको आगे से उच्चारण करो या पीछे से उच्चारण करो, उच्चारण एक ही जैसा आता है। जैसे मलयालम, आगे से उच्चारण करो या पीछे से उच्चारण करो, एक ही आएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक। और कुछ शब्द बताओ। गधा, उल्लू, क्या हो तुम लोग? और क्या आता है? नमन। नहीं, डालडा नहीं आएगा, हिंदी में हो जाएगा। जहाज, हिंदी में हो जाएगा डालडा। नितिन, है कोई यहाँ पे? ऐसे शब्द जो जिनका उच्चारण आगे से करो या पीछे से करो, उनका उच्चारण समान रहता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक। तो पहला लक्षण की जो रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं 4 से 6 बेस पेयर होते हैं और उनका जो सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, वो पैलिंड्रोमिक होता है। तीसरी बात यह है कि एक रेस्ट्रिक्शन साइट एक एंजाइम के लिए विशेष होता है। यानी ऐसा नहीं कि E-COR1 के अलावा कोई और दूसरा एंजाइम चलते फिरते आया और इसको काट कूट के चला गया, ऐसा नहीं होता। एक रेस्ट्रिक्शन साइट एंजाइम के लिए विशेष होता है। अगली बात, जो रेस्ट्रिक्शन साइट, जो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट को काटता है तो वो केंद्र से थोड़ा दूर काटता है। कहां काटता है? एकदम बीचों बीच नहीं है, केंद्र से थोड़ा। तो जैसे E-COR1 इस एंजाइम, इस रेस्ट्रिक्शन साइट को कहां पर कट लगाता है? G और A के बीच में। कहां कट लगाता है? G और A के बीच में, और दोनों स्ट्रैंड पर काटता है। कहां काटता है? दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाता है। और अगर ये इसको काटेगा तो आरी एंजाइम के द्वारा इस रेस्ट्रिक्शन साइट को काटने के बाद हमें जो परिणाम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो कट लगाने के बाद हमें परिणाम कुछ ऐसा मिलेगा कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे।
तो ऐसे में याद करो, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है वो भी टूटेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो भी टूटेगा। तो दोनों बॉन्ड टूटेंगे जिससे ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाए। लेकिन इन स्ट्रैंड के अलग होने के बाद हमें अनपेयर्ड बेस मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? इनके अलग होने के बाद हमें क्या मिलेंगे? अनपेयर्ड बेसेस। ऐसे क्षार दिख रहे हैं जिनका युग्म नहीं बन रहा है, अयुग्मित क्षार बोल सकते हो। और अनपेयर्ड बेसेस और किनारे की तरफ मिलेंगे, इसके ये किनारा, इसका ये किनारा। अनपेयर्ड बेसिस को कहा जाता है स्टिकी एंड। क्या कहा जाता है? और ऐसे एंजाइम्स को वरीयता दी जाती है जो किसका निर्माण करते हैं? क्योंकि स्टिकी एंड बनेगा तो अयुग्मित क्षार उपस्थित होंगे और उनको जोड़ना आसान होगा। अयुग्मित क्षार उपस्थित होंगे तो उनको जोड़ना आसान होगा। कैसे जोड़ना आसान होगा समझने की अभी कोशिश करेंगे 5 मिनट के बाद। तो कुछ पॉइंट लिखते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट एवं उसके लक्षण। पहला पॉइंट लिखो कि रेस्ट्रिक्शन साइट में सामान्यतः 4 से 6 बेस पेयर। रेस्ट्रिक्शन साइट में सामान्यतः 4 से 6 बेस पेयर, सामान्यतः 4 से 6 बेस पेयर पाए जाते हैं। 4 से 6 बेस पेयर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इन बेस पेयर का क्रम पैलिंड्रोमिक होता है। इन बेस पेयर का क्रम पैलिंड्रोमिक होता है, जो आगे से पढ़ने पर या पीछे से पढ़ने पर समान होते हैं। जो आगे से पढ़ने पर या पीछे से पढ़ने पर समान होते हैं। आगे से पढ़ने पर या पीछे से पढ़ने पर समान होते हैं। तीसरा पॉइंट ऐसा लिखना कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट किसी एक एंजाइम के लिए विशेष होता है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट किसी एक एंजाइम के लिए विशेष होता है। किसी एक एंजाइम के लिए विशेष होता है। अगला पॉइंट, आरी एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट को केंद्र से थोड़ा दूर आरी एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट को केंद्र से थोड़ा दूर काटते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, केंद्र से थोड़ा दूर। आरी एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट को केंद्र से थोड़ा दूर काटते हैं। अब एक और बात है, जैसे मान लो ये एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, किसके लिए है? ई कॉर्बन। क्या क्रम है? GAATTC। ठीक है, क्या किसी दूसरे एंजाइम के लिए ये क्रम हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन क्या इतना क्रम, ये वाला इतना भाग, केवल 4 TTAA, ये किसी दूसरे एंजाइम के लिए हो सकता है? एकदम हो सकता है। तो एक रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर किसी दूसरे एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट भी हो सकता है। एक रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर किसी दूसरे एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट भी, एक रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर किसी दूसरे एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट भी
किसी दूसरे एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट भी हो सकता है। किसी दूसरे एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गए फीचर्स। किसके लक्षण हो गए? रेस्ट्रिक्शन साइट के। उदाहरण लिख के ये बना लो। उदाहरण लिख के लिख लो। ई कॉर 1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है G88TTC। ई कॉर 1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है G88TTC। ये लिख लो। हो गया? लिखिए। आरी एंजाइम द्वारा काटने के बाद अयुग्मित क्षार का निर्माण होता है। आरी एंजाइम द्वारा काटने के बाद अयुग्मित क्षार का निर्माण होता है। अयुग्मित क्षार का निर्माण होता है। जो डीएनए के सिरे पर पाए जाते हैं। जो डीएनए के सिरे पर पाए जाते हैं तथा इन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। जो डीएनए के सिरे पर पाए जाते हैं तथा इन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। तथा इन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट। ऐसे एंजाइम्स को वरीयता दी जाती है। ऐसे एंजाइम्स को वरीयता दी जाती है जो स्टिकी एंड का निर्माण करते हैं। ऐसे एंजाइम्स को वरीयता दी जाती है जो स्टिकी एंड का निर्माण करते हैं। क्योंकि स्टिकी एंड युक्त डीएनए खंडों को क्योंकि स्टिकी एंड युक्त डीएनए खंडों को जोड़ना आसान होता है। स्टिकी एंड युक्त डीएनए खंडों को जोड़ना आसान होता है। खंडों को जोड़ना आसान होता है। अब कैसे जोड़ना आसान होता है भाई, यहां पर देखेंगे एक डायग्राम से। जैसे मान लो एक डीएनए है और उस डीएनए में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है ये? जीन ऑफ इंटरेस्ट।
और इधर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है GAATTC, GAATTC, और एक इधर रेस्ट्रिक्शन साइट मिल गया GAATTC, GAATTC। और डीएनए इसको, ये आरई एंजाइम इसको काटेगा, कट लगा। तो कट लगाने के बाद हमें जो खंड मिलेगा, क्या वो खंड ऐसा होगा? होगा नहीं होगा? देखो यहाँ पे कट लगा है, इसको अलग कर लिया। हमने एक बात बोली थी कि जिस आरई एंजाइम से डीएनए को काटेंगे, उसी आरई एंजाइम से प्लाज्मिड को भी काटेंगे, तभी उनके स्टिकी एंड एक दूसरे के अनुरूप होंगे। अब हमने मान लो प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से काटा, और इसने भी क्या ये प्लाज्मिड ऐसा हो जाए? अब इधर जो क्रम मिलेगा और इधर जो क्रम मिलेगा वो एक दूसरे के अनुरूप होगा कि नहीं? एकदम होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो इनको जोड़ना आसान होगा, क्योंकि उनके स्टिकी एंड के जो बेस होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो आसानी से जुड़ जाएंगे। आई बात समझ? बना लो और फिर लिखो। चलो भाई आगे बढ़े। संडे को टेस्ट है,
है ना। और टेस्ट की तैयारी तो पूरी हो ही गई होगी। इस शनिवार को होगी, हो गई ना पूरी, अभी नहीं हुई है। अब ऐसा लग रहा है इतना जल्दी जल्दी टेस्ट आ रहा है कि टेस्ट का उत्साह ही खत्म हो गया है ना। नहीं भाई, टेस्ट का उत्साह बनाए रखिए, यही है जो आखिरी समय तक आपके काम आएगा और आखिरी समय पे आपके काम आएगा। ठीक है, 180 क्वेश्चन आएंगे, नए पैटर्न पे आएगा। सेक्शन बी जैसा कुछ नहीं होगा, ना सेक्शन ए होगा। भाई जब सेक्शन बी था तभी तो सेक्शन ए का अस्तित्व था। तो जब सेक्शन बी ही नहीं है तो सेक्शन ए का आएगा, फिर सब्जेक्ट ही है। ऐसा लिखा रहेगा, फिजिक्स 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन। ठीक है, ओएमआर आपको जो मिलेगी, देख रहे हैं 180 वाली ओएमआर मिल जाएगी आपको, और नहीं मिलेगी तो 200 वाले में ही 180 करना है। ठीक है, वैसे 180 वाली ओएमआर मिल जाएगी। तो बधाई हो आपको, 20 क्वेश्चन कम करने रहेंगे। टाइम भी कम हो गया है ना, पहले 3 घंटे 20 मिनट था, अब 3 घंटे ही मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ 2.5 घंटे करवा। असली औकात उसी में पता चलती है। 3 घंटे में तो टाइम पास होता है, इतना टाइम रहता है। आपका पेपर 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। कितने, 2 घंटे दे दें? नहीं, अभी ये वाला 2.5 3 देते हैं, आगे एफएसटी का टाइम कम करेंगे। एफएसटी में हम थोड़ा टाइम कम करेंगे। बच्चे 2-2 घंटे में पेपर दे रहे हैं भाई। बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा 2 घंटे का ही टाइम दीजिए, हम पूरा पेपर 2 घंटे में ही कर लेंगे, और 2 घंटे के बाद भी वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तुमको चाहिए 20 घंटे, उसमें भी 45 सही, 45 छोड़े, 45 गलत हो गए और 45 180 क्वेश्चन आएगा। इस बार कट ऑफ नीचे जाने की उम्मीद है ना। टेस्ट से ही पता चल जाएगा। टेस्ट के नंबर में जो फ्लक्चुएशन आएगा उसी अनुपात में समझ लीजिए। ठीक है, लाइए नंबर। तो हमने बोला कि एक डीएनए है और उस डीएनए में जितनी जगह पर रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा उतने स्थानों पर आरई एंजाइम उसको कट करेगा, तो डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े। तो कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई बड़ा टुकड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, कोई बहुत छोटा टुकड़ा होगा। तो इन टुकड़ों में से अपने काम वाला जो टुकड़ा है उसको कैसे अलग करेंगे? भाई कई टुकड़े हैं ना, एक उधर एक इधर, उसमें से अपने काम वाला जो टुकड़ा है जिसमें क्या उपस्थित है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उस टुकड़े को तो अलग करना है। तो उसके लिए एक प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या इस्तेमाल किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, किसको अलग करने के लिए? डीएनए फ्रेगमेंट्स को, डीएनए के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक प्रक्रिया प्रयोग की जाती है जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लिखो कि आरई एंजाइम के प्रभाव से
आरई एंजाइम के प्रभाव से, आरई एंजाइम के प्रभाव से डीएनए के कई टुकड़े, डीएनए के कई टुकड़े प्राप्त होंगे, डीएनए के कई टुकड़े प्राप्त होंगे जिनके आकार में भिन्नता होगी, जिनके आकार में भिन्नता होगी। अगला पॉइंट, इन टुकड़ों को एक दूसरे से, इन टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, इन टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। एक प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से देखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। और आज हम इस प्रोसेस को देखेंगे जिस प्रोसेस को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कितने लोगों को ये प्रोसेस याद है? पढ़े लिखे लोग? चलो ध्यान से देखो, इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? हम एग्रोस जेल की एक मोटी परत लेते हैं। किसकी परत? एग्रोस जेल। ये क्या होता है? अगार, सुना है अगार? एल्गी से प्राप्त होता है, जेल के जैसा पदार्थ होता है, उसे अगार या अगार अगार भी कहते हैं। तो उसी अगार जेल की परत को हम क्या बोलते हैं? एग्रोस जेल शीट। हम एग्रोस जेल की शीट लेते हैं, एक परत, और उस परत की ठीक ठाक मोटाई होती है। ठीक है, चौकोर, चौकड़ा, है ना? एक परत ले लेंगे। अब उसके एक तरफ हम छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। गड्ढा तो तुम बना ही लोगे, है ना? वही जो जीवन में बनाया है। तो छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। इन गड्ढों को नाम दिया जाता है कुआं। नाम है मतलब नाम है छोटा सा गड्ढा, नाम है कुआं, वेल। ठीक है, और हर गड्ढे का जो मार्किंग है उसको दे देंगे ए बी सी डी और ई। तो ये जो ए बी सी डी है इनको बोलते हैं लेन। क्या बोलते हैं? लेन। जैसे सड़क होती, सड़क पे अलग अलग लेन बनी होती। अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने का एक सही तरीका है कि जब आप अपनी लेन में चल रहे हैं और आपको लेन बदलना है तो इंडिकेटर देना होता है, और दाएं मुड़ना है तो किधर का इंडिकेटर देंगे? दाएं का देंगे। बाएं का दोगे। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, समझ तो तुम गए हो। इंडिकेटर जो होता है वो दूसरे के लिए नहीं होता है।
कि हम इधर देखे तुम उधर जाओ, हम इधर जा रहे हैं, स्वयं के लिए होता है। तो यहां पर ये हर एक वेल का लेन मिलेगा, ये लेन क्या मिलेगा, इसकी लंबाई में लेन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस जल शीत को एक अल्कलाइन माध्यम में रखेंगे, एक बीकर में रख दिया, और बीकर में क्या नियंत्रित किया है, अल्कलाइन मीडियम। क्या नियंत्रित किया है, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड ऐसे लगाए हैं कि जिधर वेल है उधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया, और उसके विपरीत दिशा में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर एक स्विच बना दी। और अभी सर्किट को इनकम्प्लीट रखा है, क्या बना दी है, स्विच बना दिया है, सर्किट को क्या रखा है, इनकम्प्लीट। अब हमने क्या किया, एक पेट्री डिश में ठीक है, डीएनए डाला और उसमें आरई एंजाइम डाल दिया, क्या डाल दिया, आरई एंजाइम, ठीक है। डीएनए डाला और डीएनए में डाल दिया क्या, आरई एंजाइम, सॉरी, हाँ, आरई एंजाइम डालने के बाद उस डीएनए के कई सारे क्या हो जाएंगे, टुकड़े, कोई टुकड़ा बड़ा होगा, कोई टुकड़ा छोटा। अब हम उस पेट्री डिश में से डीएनए की थोड़ी थोड़ी मात्रा निकालकर किस में डाल देंगे, वेल में। जैसे थोड़ा सा डाल दिया ए में, थोड़ा सा बी में, थोड़ा सा सी में, थोड़ा सा डी में, थोड़ा सा, खत्म। एकदम बराबर मात्रा नहीं जाएगी, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में थोड़ा ज्यादा। तो अब क्या हुआ कि हमने ए में भी थोड़ा सा डीएनए डाला, बी में भी, सी में भी, डी और ई में भी, और इसी में से किसी एक में हमारा क्या है, वो वाला फ्रेगमेंट है जिसमें क्या उपस्थित है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डाल दिया। स्विच चालू कर देंगे, स्विच चालू करेंगे तो सिस्टम में क्या फ्लो करने लगेगा, मेरे को स्विच चालू कर दिया था, यही होता ना फिजिक्स में, सर्किट बनाते हुए तुमने, तो अपन ने स्विच चालू कर दिया, अब इसमें करंट फ्लो करने लगा। अब जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए, ठीक है, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड, कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश वाला बायोमोलिक्यूल है। डीएनए पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज बायोमोलिक्यूल। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, और फास्फोरिक एसिड की वजह से उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, किसकी वजह से, फास्फोरिक एसिड की वजह से। अब अगर इधर ऋणात्मक आवेश वाला डीएनए है तो किसकी तरफ आकर्षित हो, धनात्मक आवेश की तरफ। तो जो डीएनए है वो किधर वेग करना शुरू करेगा, धनात्मक आवेश की तरफ, और किसके अंदर वेग करेगा, एग्रोस जेल की शीट के अंदर, उस जेल की परत के अंदर वेग करेगा, तो अंदर अंदर वो वेग करेगा। अब जब वेग करेगा तो हमें डीएनए के बैंड दिखाई देंगे जो अलग अलग लेन में है,
जो अलग अलग लेन में है वहां हमें डीएनए के बैंड दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ऐसे खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, इन बंद आंखों से दिखेंगे। क्या देख रहे हो तुम? बंद आंखों से। इन डीएनए बैंड को देखने के लिए हमें केमिकल डालेंगे। कौन सा केमिकल? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा केमिकल डालेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड। पहले स्विच बंद करें, स्विच बंद। करंट कुछ और रिएक्शन हो गया तो स्विच बंद करेंगे। स्विच बंद करने के बाद हम डालेंगे क्या? इथिडियम ब्रोमाइड। और उसके बाद यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली टॉर्च आती है, उस टॉर्च से इसको देखेंगे। तो टॉर्च से देखने पर यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर देंगे। तो यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर देने के बाद ये जो डीएनए के बैंड है ना, ये चमकते हुए नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। किस रंग के? नारंगी नहीं, चमकते हुए नारंगी रंग के, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड डीएनए बैंड। कैसे दिखाई देंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर डीएनए बैंड। कैसे दिखाई देंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर डीएनए बैंड। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर डीएनए बैंड दिखाई देंगे। और ये जो डीएनए बैंड है ये हमें अलग अलग लेन में दिखाई देंगे और एक दूसरे से क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके। अब इसमें जो बैंड वेल के दूर दिखेगा वो उतना छोटे आकार का, और जो बैंड वेल के पास दिखेगा वो उतने बड़े आकार का। यानी वो खंड बड़े आकार का है जो पास दिखेगा, और वो खंड छोटे आकार का है जो दूर दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये बैंड भागना शुरू करेंगे, ये डीएनए के खंड भागना शुरू करेंगे, तो जो छोटे आकार का होगा उसका वजन कम होगा। जो छोटे आकार का होगा उसका वजन कम होगा, और उसका वजन कम होगा तो वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा। पतला आदमी ज्यादा दौड़ लेता है नहीं, और जो पास रहेगा आकार बड़ा, वजन ज्यादा, मोटा, वो ज्यादा नहीं दौड़ पाएगा। अपने आप को देखो, हमको नहीं, वो ज्यादा नहीं दौड़ पाएगा। तो जो बड़े खंड होते हैं वो क्या रहते हैं? पास में ही रहते हैं। जो छोटे खंड होते हैं वो दूर तक वेग कर पाते हैं। और इनको देखने के लिए क्या डालेंगे? पहले इथिडियम ब्रोमाइड, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर देंगे। तो किस रंग का दिखाई देगा? बर्थडे में केक काटे हो कभी? अपने बर्थडे में, अपने बर्थडे में जब केक काटे तो अपन चाकू लेते हैं, ऐसे ऐसे केक, वही केक काटना है। चाकू लेकर इस जेल में से किसको काट के निकाल लेंगे? उस खंड को निकालकर अलग कर लेंगे जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट उपस्थित है, और इसको अलग करने की क्रिया को कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन। आई बात समझ में? बनाइए इसको।
बना लिया? लिखिए। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया में एग्रोस जेल की एक परत उपयोग में ली जाती है। एग्रोस जेल की एक परत उपयोग में ली जाती है। एग्रोस जेल की एक परत उपयोग में ली जाती है। उपयोग में ली जाती है, जिसके एक सिरे पर वेल्स का निर्माण करके उसे क्षारीय माध्यम में रखा जाता है। अगला पॉइंट, इन वेल्स में डीएनए के खंडों को लगभग बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, या लगभग बराबर हिस्सों में बांटकर वेल्स में डाला जाता है।
लगभग बराबर हिस्सों में बांटकर वेल्स में डाला जाता है। अगला पॉइंट, वेल्स की तरफ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, वेल्स की तरफ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा दूसरे छोर पर धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा दूसरे छोर पर धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा दूसरे छोर पर धनात्मक इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं तथा धारा प्रवाहित की जाती है। तथा धारा प्रवाहित की जाती है। अगला पॉइंट, डीएनए ऋणात्मक आवेश वाला जैवअणु होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेश वाला जैवअणु होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेश वाला जैवअणु होता है जो धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होता है। जो धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होता है और एगरोस जेल परत में एगरोस जेल परत में धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ वेग करता है। और एगरोस जेल परत में धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ वेग करता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ वेग करता है। लिखो, डीएनए के खंड अलग अलग बैंड के रूप में डीएनए के खंड अलग अलग बैंड के रूप में बिखर जाते हैं। डीएनए के खंड अलग अलग बैंड के रूप में बिखर जाते हैं। अलग अलग बैंड के रूप में बिखर जाते हैं जिन्हें देखने के लिए उसमें इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डाला जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डाला जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डाला जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर दिया जाता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर दिया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर दिया जाता है। जिसके बाद डीएनए के खंड चमकते हुए नारंगी रंग के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। चमकते हुए नारंगी रंग के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। चमकते हुए नारंगी रंग के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है, इन्हीं खंडों में से एक खंड में जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI इन्हीं खंडों में से एक खंड में जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI उपस्थित होता है जिसे जेल को काटकर अलग कर लिया जाता है। जिसे जेल को काटकर अलग कर लिया जाता है। जेल को काटकर अलग कर लिया जाता है और इस क्रिया को इल्यूशन कहते हैं।
और इस क्रिया को इल्यूशन कहते हैं। जेल को काटकर अलग कर लिया जाता है और इस क्रिया को इल्यूशन ELUTION कहते हैं। तो हमने दो चीजें कर ली, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान लिया और दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर लिया, पृथक्करण, यानी बाकी खंडों से उसे अलग कर लिया। और यहाँ हमारा पहला टूल समाप्त होता है। पहला टूल यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हेडिंग डालिए दूसरा टूल क्लोनिंग वेक्टर। दूसरे टूल की हेडिंग डालेंगे क्लोनिंग वेक्टर। हमने जब क्लोनिंग का प्रोसेस देखा था तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि प्लाज्मिड जो होता है उसको हम क्लोनिंग वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लोनिंग की क्रिया में वाहक का कार्य करता है, इसलिए हम उसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। लेकिन वो अकेला क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता, यानी वो क्लोनिंग वेक्टर का एक उदाहरण है। तो पहले जानते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। तो क्लोनिंग वेक्टर ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी बाहरी डीएनए को लेकर होस्ट कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं और उसमें रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को कहा जाता है क्लोनिंग वेक्टर। लिखो, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल जो अपने ऊपर बाहरी डीएनए को धारण कर, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल जो अपने ऊपर बाहरी डीएनए को धारण कर होस्ट कोशिका में रेप्लिकेशन कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को धारण कर होस्ट कोशिका में रेप्लिकेशन कर सकते हैं। होस्ट कोशिका में रेप्लिकेशन कर सकते हैं तो उन्हें होस्ट कोशिका में रेप्लिकेशन कर सकते हैं तो उन्हें क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। तो उन्हें क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। तो उन्हें क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। उदाहरण नंबर 1 लिख लेना, प्लाज्मिड, जो हमने पढ़ा है एक उदाहरण, कौन, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, डीएनए में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्री क्रोमोसोम। तो लिख लो, सॉरी, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्री क्रोमोसोम। तो लिखो, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में उपस्थित बाह्य गुणसूत्री क्रोमोसोम, बाह्य गुणसूत्री डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बैक्टीरिया में उपस्थित बाह्य गुणसूत्री डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। लिखा था उस दिन इसके बारे में पढ़ने कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विकसित होते हैं। वो नॉलेज याद रखना, यहां हम केवल उसका नाम लिख रहे हैं, प्लाज्मिड। एक दूसरा लिखो, बैक्टीरियोफेज। दूसरा उदाहरण है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है।
ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे आक्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इनके अनुवांशिक पदार्थ को भी किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो लिख लो बैक्टीरियोफेज वायरस, लिखोगी इनके अनुवांशिक पदार्थ को भी, इनके अनुवांशिक पदार्थ को भी, इनके अनुवांशिक पदार्थ को भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह, इनके अनुवांशिक पदार्थ को भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनके अनुवांशिक पदार्थ को भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और एक लाइन और लिखना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की अधिक संख्या में कॉपीज बनाने में, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की अधिक संख्या में कॉपीज बनाने में सक्षम होते हैं, अधिक संख्या में कॉपीज बनाने में सक्षम होते हैं, यानी ये ज्यादा नंबर ऑफ क्लोन्स बनाते हैं। कौन बनाता है? बैक्टीरियोफेज। लिखो अगला पॉइंट, सामान्यतः, सामान्यतः प्लाज्मिड केवल 1 से 2 कॉपीज, सामान्यतः प्लाज्मिड केवल 1 से 2 कॉपी प्रति कोशिका बनाते हैं, 1 से 2 कॉपी प्रति कोशिका बनाते हैं। किंतु अन्य क्लोनिंग वेक्टर, किंतु अन्य क्लोनिंग वेक्टर 15 से 100 कॉपी प्रति कोशिका, किंतु अन्य क्लोनिंग वेक्टर 15 से 100, 1500 नहीं, 15-100 कॉपी प्रति कोशिका बनाने में सक्षम होते हैं, कॉपी प्रति कोशिका बनाने में सक्षम होते हैं। कितने? अब यहां पर 2 उदाहरण हो गए, एक हो गया प्लाज्मिड, दूसरा हो गया बैक्टीरियोफेज। लेकिन जो 15 से 100 कॉपी लिखा है वो अन्य क्लोनिंग वेक्टर के बारे में लिखा है। अन्य क्लोनिंग वेक्टर और क्या क्या होते हैं तो उसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, तो 2-3 उदाहरण और लिखेंगे। जैसे एक क्लोनिंग वेक्टर होता है जिसका नाम है कॉस्मिड। क्या नाम है? कॉस्मिड। तो उदाहरण 3 लिखो, कॉस्मिड। बस नाम जानना है और ये जानना है कि ये है क्या। ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। कैसा है? आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, नाम है कॉस्मिड। आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, बस पहचानना रहेगा अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। 5-6 नाम लिखे रहेंगे तो उसमें आपको कितने नाम पहचानने हैं? 1 2 3, 2 और। तो उदाहरण 3 हो गया कॉस्मिड। एक और उदाहरण याद रखना, बैक। बैक, बैक क्या होता है? पीछे। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक बोले तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और एक 5वां भी याद रखना, यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहे कॉस्मिड, बैक, यैक, तो याद रखना ये सब किसके उदाहरण हैं? क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण है और आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, इंसान द्वारा बनाए गए क्लोनिंग वेक्टर है।
ये भी आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, कॉस्मिड भी, बैक भी और यैक भी। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, क्लोनिंग वेक्टर के लक्षण। क्लोनिंग वेक्टर के लक्षण। हालांकि आज ये टॉपिक हो नहीं पाएगा, जानने की कोशिश करते हैं। एक तो लक्षण पे जाने से पहले एक डायग्राम देखते हैं। बड़ा फेमस क्लोनिंग वेक्टर है, जीवन में रंग की बहुत कमी है। यस सर। मतलब तुम्हारा जीवन ही ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, क्या करोगे? जीवन में एक ही रंग भरेगा तुम्हारे, सफेद, वो भी कोट के रूप में। उसके लिए भी योग्य बनना पड़ेगा, है ना? बना लीजिए। क्या है ये भाई? ये एक प्लाज्मिड है, बहुत प्रसिद्ध प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr322। क्या नाम है? PBr322। P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब बोलिवियर, R मतलब रॉड्रिगेज और इसका क्रम संख्या है 322।
अब इस प्लाज्मिड में अगर देखेंगे, ध्यान से देखो, तो इस प्लाज्मिड में कुछ जीन पाए जाते हैं। जैसे एक जीन है ओरिजीन, ये कुछ काम करेगा। एक जीन है आरओपी जीन, कुछ और काम करेगा। एक और जीन उपस्थित है एएमपीआर, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ऐसे एक और जीन है टेट आर, टेट्रासाइक्लिन, जो लाल रंग में दिख रहा है ये जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। और इस प्लाज्मिड में अलग अलग आरई एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट मिलता है PST1 के लिए, यहाँ मिलता है PVU1 के लिए, इधर मिलता है ECOR1 के लिए, यहाँ मिलता है CLA1 के लिए, यहाँ मिलता है HIND3 के लिए, यहाँ मिलता है BAMH1 के लिए, यहाँ मिलता है SAL1 के लिए, और यहाँ मिलता है PVU2 के लिए। और आज के लिए इतना काफी है, बना लीजिए। क्या है ये? प्लाज्मिड है।